तो इस वीडियो में हम वर्ग 16 के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी हाइड्रोजन के साथ में क्रियाशीलता को देखते हैं। तो ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके EH2 प्रकार की यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, दूसरा है बंध कोण और तीसरा है अम्लीय गुण। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये सीधे किसी रूप से जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो किसी मॉलिक्यूल में जितना प्रबल हमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही अधिक होगा। और हमें पता है आवर्त सारणी के अंदर 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन और फिर है नाइट्रोजन। इनकी उच्च विद्युत ऋणता के कारण ये 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में सक्षम हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं उन मॉलिक्यूल के अंदर आपको इन तीनों एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर की बात करते हैं। तो इसमें जो H2O है तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। चूंकि हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 नंबर यानी फर्स्ट जो पोजीशन है वो कौन लेगा, H2O लेगा। उसके बाद में हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार किसका ज़्यादा है। तो अणुभार किसका ज़्यादा होगा, सबसे टेलुरियम का, उसके बाद में सेलेनियम का और सबसे कम किसका है, सल्फर का। तो आपको शुरुआत में तो क्या देखना है, H2O को, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसके बाद में सेकंड नंबर उसका आएगा जिसका सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, ये तो ये फिर ये अणुभार का घटता हुआ क्रम है। तो ये कहानी थी बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की। अब चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की ओर, बंध कोण। तो इसको समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम H2O की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसके 2 लोन पेयर, चूंकि हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अधिक विद्युतरणीय तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो इस बंध के जो साजित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा किसकी ओर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ये मैं बता सकता, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किसकी तरफ ज़्यादा मिलेगी, आपको ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा मिलेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एक दूसरे के पास में अधिक आ गई है, यानी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये हमने लिख दिया प्रतिकर्षण। ठीक है, अब ये दोनों बंध एक दूसरे को
धकेलने की कोशिश करेंगे और इनके ऊपर वाले जो लोन पेयर है ये जस्ट इनके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये इनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो बंद के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण जो बंद कोण का मान है वो बढ़ जाएगा और H2O के लिए बंद कोण का मान कितना है 104.5 डिग्री, ठीक है। अब चर्चा करते हैं अगले सदस्य की। तो इसमें क्या है, जो सल्फर है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युतऋणी तत्व है। तो क्या होगा, जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो उतने अधिक सल्फर के पास में नहीं रहेंगे जितने कहाँ मिल रहे थे हमें, ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ मैं बनाता हूँ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब इनके बीच में चूंकि ये एक दूसरे से दूर है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण कम होगा, लेकिन इसी के साथ एक फैक्टर और काम करेगा। इनके जस्ट ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की ओर धकेलने का काम करेंगे, ठीक है। यानी ऊपर से ये इन पे प्रेशर लगाएंगे जिससे कि इनका जो बंद कोण का मान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बंद कोण का मान कितना हो गया, 92.2। अगले दोनों सदस्यों के अंदर सेम रीजन लगेगा और इनके बंद कोण का मान घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो कहानी थी वो किसकी थी, बंद कोण की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो H2O है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के बिल्कुल पास में है। तो दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि इनके जो लोन पेयर है किसके, ऑक्सीजन के, वो जस्ट इसके ऊपर नहीं होने के कारण ये इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेल नहीं पाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण का मान बढ़ जाएगा। और सल्फर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर से थोड़ी बहुत दूर रहेगी, जिससे कि इसके लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से क्या करेंगे, नीचे धकेलेंगे, जिससे कि इसका बंद कोण का मान घट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये इसका ऑर्डर चलेगा। अब चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसका नाम है अम्लीय गुण। तो हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जितना इजीली अपना H+ आयन दे सकता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। और हमें पता है जब हम ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की हो जाते हैं तो इनके परमाणु का आकार बढ़ता है। तो जितना अधिक परमाणु का आकार होगा उसकी पकड़ हाइड्रोजन पे उतनी ही कमज़ोर हो जाएगी। तो जितनी कमज़ोर उसकी हाइड्रोजन पे पकड़ होगी वो उतना ही इजीली अपना क्या दे सकता है, H+ आयन दे सकता है और वो प्रबल अम्ल की तरह कार्य करेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, H2TE, ठीक है। उसके बाद में H2SC वाला, फिर H2S और सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, H2O होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा गया है कि वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के अम्लीय गुण का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम अगले एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि जो H2 है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस अवस्था में हमें मिलती है। तो इसका रीज़न वही है कि H2O के अंदर
ऑक्सीजन पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब जब दूसरा H2 का मॉलिक्यूल आएगा तो उस पे भी सेम पोलरिटी होगी, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन और इस पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी वजह से जो H2 है वो तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि सल्फर इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध बनाने में क्या है, असक्षम है। तो वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा हमें, गैस अवस्था के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। H2 की अपेक्षा H2S जो है वो अधिक अम्लीय है, क्योंकि सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण ये अपना H+ आयन ईजिली डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया थी इनकी हाइड्रोजन के प्रति, और तीनों ही जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं इनकी ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता की। तो ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके MO2 और MO3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं मोस्टली। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है SO2, SO3, HCO2, HCO3। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखना ये MO2 और MO3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब चर्चा करते हैं इनकी हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की। तो ये हैलोजन के साथ में 3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, MX2 यानी जिसमें हैलोजन कितने मिलेंगे, 2, MX4 और MX6। ये हैलाइड के स्थायित्व का क्रम है। सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम स्थायी कौन सा होता है, आयोडीन होता है। अब इनके जो MX4 प्रकार के कंपाउंड हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो SF4 है वो तो हमें गैसीय अवस्था में मिलता है, जबकि SEF4 जो है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, जबकि TEF4 जो है वो हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है, SF4। तो SF4 की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि SF4 की संरचना क्या होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि जो सल्फर के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 4 बॉन्ड पेयर में काम में आ गए और एक किस में काम आ गया, मतलब एक क्या रह गया इसके पास में, लोन पेयर। तो ये अपने आप में एक अपवाद है, इसको अपन को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर तब होता है तो उसकी संरचना कैसी होती है, विकृत चतुष्फल की है, लेकिन इसकी संरचना कैसी मिल रही है हमें, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। तो ये हमें ध्यान रखना है। SF6 में कोई समस्या है नहीं, क्योंकि सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ में 6 बॉन्ड पेयर बनाने में काम में आ गए, और बनने वाली जो संरचना होगी वो क्या होगी, अष्टफल की यानी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसी संरचना जिसके कितने फलक होते हैं, 8। ठीक है, इसी प्रकार एक हमें डाइमर हैलाइड भी देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है H2Cl2। ठीक है, डाई सल्फर डाई क्लोराइड। अब इसकी जो संरचना है, इसके अंदर दोनों सल्फर एटम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, जबकि जो क्लोरीन है वो इन दोनों सल्फर के साथ में जुड़ी हुई है। तो अब इससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में।